मैं आपको हर एक चैप्टर के साथ जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस भी बताती चलूँगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो इग्नू की बुक से रिलेटेड हो, चाहे वो ये फेमस बुक गुली बाबा से रिलेटेड हो। मैं आपको हर एक क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी रिगार्डिंग एग्ज़ाम ऑफ बीपीएससीटी 135। और अभी एग्ज़ाम्स में सिर्फ 3 महीने ही बाकी हैं जो कि दिसंबर 2023 में सेशन में होने वाले हैं। सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट अ बुक एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो हमारी यूनिट 1 का नाम है आइडियल एंड रियल गैसेस, जो कि मेनली हमें इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा जो कि एजम्पशंस पढ़ने हैं काइनेटिक थ्योरी के, और जो कि हमें आइडिया देगा काइनेटिक थ्योरी के बारे में, वैन डर वाल्स इक्वेशंस के बारे में, मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में, और ऐसे ही आइडियल गैस बिहेवियर शो कैसे करता है इसके बारे में। तो मेनली इन चीज़ों पे फोकस रहेगा इस चैप्टर के हाईलाइटेड पॉइंट्स जो होंगे। बट फॉर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज आइडियल गैस। सो आइडियल गैस इज अ गैस हैविंग नो फोर्सेस ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जिसके पास कोई फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती ही नहीं है। हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि है एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने इसमें मार्क भी कर रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम, तो आप भी अपनी बुक्स में भी ये चीज़ मार्क कर लीजिए। सबसे पहला एजम्पशंस काइनेटिक थ्योरी का होता है अ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। जो ये गैस है, जो कि एयर है, हवा है, इसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ढेर सारे इन्फिनाइट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और वो सभी कैसे होंगे, आइडेंटिकल, एक जैसे। द गैस मॉलिक्यूल कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट मासेस। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको पॉइंट मासेस से की तरह रिगार्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। उसका हमें डायमीटर भी हमें बता रखा है 2 to 3 × 10⁻10 मीटर में होता है। थर्ड, द गैस मॉलिक्यूल आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में मूव करते हैं सराउंडिंग में, उनका कोई एक करेक्ट मोशन नहीं होता। जैसे कि इसमें डिपिक्ट भी कर रखा है फिगर 1.1 में हमारी बुक्स में। In the absence of any external force field, the molecules are distributed uniformly in the container. If there is no external force of field, बाहर से लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फील्ड नहीं है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे एक कंटेनर में वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और हमें जैसे कि पता है, हमने न्यूटन के फोर्स के बारे में भी पढ़ा है, अगर हम इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फील्ड करेंगे तो ये छेड़खानी होने के बाद इसके अंदर मॉलिक्यूल्स में ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर पहुंच जाएंगे। बट इन एनी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, बाहर से फोर्स मिलने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये सारे कैसे रहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एक्सपीरियंस फोर्स ओनली ड्यूरिंग कोलिजन। जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो फोर्स कब एक्सपीरियंस करेंगे, जब वो आपस में टकराएंगे, कोलिजन होएगा जब उनका। जब कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तभी जाके वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और जब फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे तो वो आपस में टकराने के बाद एकदम ही फोर्स से दूर भी चले जाएंगे। Now, the molecules of a gas behave as perfectly elastic hard sphere. It means that the molecule undergo perfectly elastic collision. They do not deform in collision among themselves or with the walls of the container. ना ही वो अपने आपस में टकरा के ज़्यादा collision प्रोवाइड करते हैं, और ना ही वो वॉल्स कंटेनर की वॉल्स पे जाके टकराते हैं। 7th point. The duration of collision is negligible compared to the time interval between successive collision. All molecules do not move with the same speed. ये तो हमें सबको पता है कि सारे molecules एक same speed से तो move नहीं कर सकते हैं। 9th. All molecules move in a straight line between two successive collisions. The authenticity of this assumption was validated by Brown. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस, पर अगर हमें पेपर में पूछे जाएं तो हम इसमें से 4 to 5 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं, जो कि हमें ईजी लग सकते हैं। सो मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कवर्स करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि कम वक्त में आपकी बहुत बेहतर और अच्छी तैयारी करने में मदद मिल सकती है। अब इसके बाद जो है एजम्पशंस के बाद, ये इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस का। इसके बाद आप काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काइनेटिक हम सबने ये अपनी 11th-12th क्लास में पढ़ ही चुके हैं, जिसका हमेशा से फॉर्मूला यही रहा है E = ½ mv²। पर यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 kBT। हमें पता है kB स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E = 3/2, क्योंकि kB का फॉर्मूला होता है R/Na, और T टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो = 3/2 kBT। अगर ये भी आ जाए R/Na तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये kB की ही फुल फॉर्म होती है। पेपर में ये kB आ जाए या R/Na आ जाए तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बस आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करके देखना है क्या वहाँ पे R की वैल्यू दी हुई है, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। पर अगर हमें R वाली वैल्यू नहीं दी हुई तो हम सिंपली kB वाला फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, R स्टैंड्स फॉर 8314 जूल, एंड वेराज इन kB जैसे मैंने अभी आपको बताया R/Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और kB की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल केल्विन। नाउ इन PV = URT, म्यू की वैल्यू हमें पता है N/Na होती है। Let's do a quick question. To calculate average kinetic energy at STP, STP stand for standard temperature and pressure.
तो हमें क्वेश्चन में दिया था कैलकुलेट करो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट एसटीपी, और केबी की वैल्यू जो है बोल्ट्जमैन की वैल्यू वो तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 ही रहती है। तो हमने फॉर्मुला पुट करा काइनेटिक एनर्जी का, E इज इक्वल्स टू 3/2 KBT इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू केबी की वैल्यू, और टेम्परेचर हमें 300 केल्विन लेना होता है। नाउ एट 300 केल्विन अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 6 to 1 इंटू 10⁻⁻23 हमारे पास आ जाएगा। पर जब हम यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो हमें पता है, अगर आपको सीखना चाहते हो कि डेसिमल की शिफ्टिंग कैसे करते हैं या ये 10 रेज़ टू पावर ये ऐसे कैसे आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताऊँगी, सिखाऊँगी भी कि ये शिफ्टिंग कैसे करी जाती है। सो 6 जब हमने यहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट करा, ये हमारा आंसर आ चुका। फिर हमने 6 ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका था, पर हमें इसको लाना था ई वोल्ट में। तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमने इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया और हमारे पास क्वेश्चन आंसर आया था 3.88 10⁻⁻2। अब हम इसको 3.8 है तो क्या हम इसको 39 लिख सकते हैं पॉइंट शिफ्ट करने के बाद? हाँ, लिख सकते हैं। तो 39 MeV हमारा आंसर हुआ। After doing this numerical regarding average kinetic energy of an ideal gas, we come to molecular speeds. To know how fast the molecules in a gas move, we equate expressions for kinetic energy expressed in terms of mean square speed and temperature. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं kinetic energy, जो कि हम एक्सप्रेस करेंगे mean square speed और temperature की टर्म्स के अंदर। सो हमें पता है kinetic energy का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जो कि अभी हमने पढ़ा था 3/2 kBT होता है इज इक्वल्स टू 3/2, हमें अभी मैंने बताया था kB की वैल्यू होती है R/Na, जो कि इन्होंने यहाँ पे पुट कर रखी है, और टेम्परेचर हमारा रिमेन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ V² इज इक्वल्स टू 3 kBT/m इज इक्वल्स टू 3 RT/m। अब आप सोच रहे होंगे ये इक्वेशन कैसे बनी होगी। अब ये इक्वेशन कैसे बनी होगी वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि केबी की वैल्यू होती है R/Na। अगर मैं इस फॉर्मूले में ये अपनी वैल्यू पुट करती हूँ, जो कि है 3RT हो जाएगा, m के पास क्या पहुँच जाएगा, Na पहुँच जाएगा, क्योंकि R/Na है। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ अपनी ये वाली, और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ, और यही तो केबी की वैल्यू होती है, केबी में मैंने यही तो वैल्यू पुट करी R/Na। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ऊपर रह जाएगा 3RT/ में कैपिटल M, जहाँ पे M की वैल्यू स्टैंड्स फॉर MNA, जो कि ये रहा। इस होल पूरी वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल M से, जो कि है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड इज यूजुअली डिनोटेड बाय VRMS एंड इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो अब हम इसको ऐसे करके शो कर सकते हैं। नाउ ये कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं VRMS फॉर डिफरेंट गैसेस एट 273 केल्विन, जो कि जिसमें कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमें इसकी वैल्यू याद रखनी चाहिए 450, जो कि इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। इम्पॉर्टेंट, हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में पढ़ा था अपनी बुक्स में से। अब इसके बाद जो कि एक मेन पॉइंट आता है वो है ये 3 लॉ, जो कि हैं बॉयल्स लॉ, गे-लोसाइक्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ होगा, सो इसीलिए मैंने अपने इजी नोट्स में लिख प्रोवाइड कर रखा है आपको। आप चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो पहले आता है बॉयल्स लॉ, ये हमने अपनी 11th और 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इसमें आप एक वो बना लीजिए कि बॉयल्स लॉ में हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, गे-लोसैक लॉ में वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जबकि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। बाकी सब चीज़ें तो सेम ही होती है, जैसे कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो प्रेशर हम एक्सर्ट करेंगे एक गिवन मास पे, वो वेरी करेगा, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली, इसके साथ अपने वॉल्यूम के साथ इनवर्सली वेरी करेगा, और उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हमने यहाँ पे एक बात सीखी, जो प्रेशर है जो कि हम एक मास पे एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, वो इनवर्सली जो है अपने वॉल्यूम के एक्ट करेगा, जहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। नाउ ये तो थी बॉयल्स लॉ की बात। अब हम आते हैं अपने गे-लोसैक्स लॉ में, जो कि कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नाउ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और ये कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, जबकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर वॉल्यूम के साथ, जबकि यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। नाउ वी विल कम टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो है इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन बॉयल्स लॉ। गे-लोसैक्स लॉ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो कांस्टेंट टेम्परेचर इन बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट वॉल्यूम इन गे-लोसैक्स लॉ, कांस्टेंट प्रेशर इन चार्ल्स लॉ। अब आगे हम करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लेट्स डू इट, जिसमें हमें एक गैस की डेंसिटी निकालने को कहा जाता है। तो हम कैसे फॉर्मूला पुट करके उस गैस की डेंसिटी
निकालेंगे। सो कैलकुलेट द नंबर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब एटीएम की यूनिट क्या होती है, प्रेशर यूनिट होती है एटीएम की, तो इसमें हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। सो 1 एटीएम की यूनिट हमें वो वैल्यू दी हुई है 1.013 इंटू 10⁵ और टेम्परेचर भी दिया हुआ है 300 केल्विन, और हमसे पूछा इसकी डेंसिटी निकालो यूजिंग द डेटा इन टेबल 1.1, और बोल्ट्जमैन की वैल्यू वही 1.38 इंटू 10⁻23 लेनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है हम चाहें तो ऑक्सीजन की याद कर सकते हैं, जो कि होती है 452। सो लेट्स डू इट दिस क्वेश्चन। सो हमें फॉर्मूला पता है डेंसिटी निकालने का, जो कि होता है P इज इक्वल्स टू 1/3 mn/v²। इसको हम n kBT भी लिख सकते हैं, ताकि हमें जो है हमारी n की वैल्यू मिल सके, जो कि इन्होंने हमसे सबसे पहले क्या पूछा है, नंबर डेंसिटी निकालने के लिए पूछा है। तो नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू P kBT, और ये मैंने स्पेसिफिकली ब्लू पेन से लिख रखा है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर डेंसिटी। सो अगर पेपर में नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला पूछे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और ये फॉर्मूला पुट ऑन कर देना है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ फर्दर वी गेट n इज इक्वल्स टू, हम P की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमें P की वैल्यू गिवन है 1.013 यहाँ पे। नाउ नीचे हमारी बोल्ट्जमैन की वैल्यू, और ये हमारा टेम्परेचर जो कि 300 केल्विन ही रहता है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 2.45 इंटू 10⁻25 मीटर क्यूब। ये तो निकली है हमारी अभी नंबर डेंसिटी, पर अभी क्वेश्चन का मेन पार्ट रह रहा है। इन्होंने हमें नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद कहा था ऑल्सो कैलकुलेट इट्स डेंसिटी यूजिंग द डेटा। अब हम ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड लेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे। अब हमने इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू 3p/v²। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। सो हमें ये सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ था डेंसिटी निकालने का किसी भी मॉलिक्यूल का। सो इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू 3p/v²। 3p की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, और v² मतलब हमारी रूट मीन स्क्वायर की जो वेलोसिटी की स्पीड थी वो हमें दी हुई थी, और ऑक्सीजन की होती है 450, और 50 स्पीड इसमें डालेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 किलोग्राम मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि होगी वैन डेर वाल्स इक्वेशन और उसकी लिमिटेशंस की, जो कि खुद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग पेपर, और मैंने मार्क भी कर रखा है एग्जाम इंपॉर्टेंट, और इसमें हम आगे ये 2 डेरिवेशंस भी हम पढ़ेंगे।